नमस्कार दोस्तों, आज के मौजूदा दौर में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जहां दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं नॉन अलाइंड मूवमेंट पर बहस भी तेज़ होती दिख रही है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जहां नाटो के करीब जाते दिख रहे हैं, तो वहीं चाइना लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है दुनिया एक बार फिर कोल्ड वॉर की चपेट में आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो दुनिया धीरे धीरे दो गुटों में बट गई थी, जिसमें एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था। तभी उसी समय 1940 से 50 के बीच कई अफ्रीकी और एशियाई देश ऐसे थे जो कि दूसरे देशों की गुलामी से आज़ाद हुए थे, जिनमें भारत भी एक है। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इस बात की होड़ मची हुई थी कि कौन अपने पाले में कितने देशों को जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, जो ये देश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे, जिनमें भारत भी शामिल था, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि ना तो वो अमेरिका के ही पक्ष में जाएंगे और ना ही वो सोवियत संघ के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि उनको आशंका थी कि ऐसा करने से वो फिर से सैन्य संघर्ष में घिर जाएंगे, जिससे उनकी आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बाद ऐसे देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया। इसके बाद इन देशों ने अपने विकास पर जोर दिया और अपनी विदेश नीति को काफ़ी हद तक स्वतंत्र भी बनाया। उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए देशों के इस ग्रुप को उस समय तीसरी दुनिया के देश कहा गया। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहली दुनिया के देश कौन से रहे और दूसरी दुनिया के कौन से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो देश अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हुए उनको पहली दुनिया के देश बोला गया, और जो सोवियत संघ के साथ खड़े हुए उनको दूसरी दुनिया के देश बोला गया, और जो किसी के भी साथ खड़े नहीं हुए यानी कि किसी के भी पक्ष में नहीं रहे, उनको तीसरी दुनिया के देश यानी कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र बोला गया। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बानगी हमें 1955 में बांडुंग सम्मेलन में देखने को मिली, जिसमें इस ग्रुप के सभी मेंबर कंट्रीज़ ने किसी भी पावरफुल कंट्री की तरफ झुकने से साफ इनकार कर दिया। उस समय इस समिट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर जैसे नेताओं ने शिरकत की थी। और इसके बाद इस समिट में विश्व शांति पर ज़्यादा जोर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद 1961 में बेलग्रेड का पहला सम्मेलन हुआ, जहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को आधिकारिक मान्यता भी दी गई। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि गुट निरपेक्ष का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को बेबाकी से रखना है। दोस्तों, यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही इसका कोई परमानेंट ऑफिस है, बल्कि इसके जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी की अहमियत एक जैसी है। इस ग्रुप का नेतृत्व एक अध्यक्ष के ज़रिए किया जाता है, जो कि हर 3 साल में बदल जाता है। अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो भारत के लिए ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हासिल करना चाहता है। उसके लिए जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप के, वो सभी अपनी रजामंदी दे सकते हैं। इस ग्रुप में कुल 120 देश शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर हैं। दोस्तों, कई मौक़ों पर इस ग्रुप को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। दरअसल इस ग्रुप की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये एक अवसरवादी ग्रुप है और दुनिया में जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है उसी की ओर ये देश झुकते हुए भी नज़र आते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए जैसे इस समय चाइना पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आ रहा है, तो कई देश नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऐसे हैं जो कि चाइना की ओर झुकते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यह ग्रुप बना था तब इसमें न्यूट्रलिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके अलावा दुनिया में कई और देशों के ग्रुप भी सामने आ रहे हैं जो कि नेम की अहमियत को थोड़ा सा कम भी कर रहे हैं। दोस्तों, यही सब वजह हैं जो कि इस ग्रुप के होने पर भी सवाल खड़े करती हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो इस समय भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन को तवज्जो देता हुआ नहीं दिखाई देता। इसकी बानगी हमें 2016 और 19 में देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की मीटिंग में हिस्सा लेना ज़रूरी ही नहीं समझा। मौजूदा वक्त में भारत अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आता है और दोनों देशों ने साथ मिलकर कई बड़े रक्षा समझौते भी किए हैं। लिहाजा मतलब साफ है कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है।
अगर हम वर्ष 1991 की बात करें तो ये वो समय था जब सोवियत यूनियन टूट गया था और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री के रूप में सामने आया था। ये वो भी समय था जब भारत में बड़े आर्थिक सुधार किए जा रहे थे, लिहाजा भारत की आर्थिक नीति अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकने लगी थी। दोस्तों, इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उससे भारत पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना स्टैंड ले ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि भारत के रूस से करीबी संबंधों का मतलब ये नहीं है कि भारत इस घटना के प्रति संवेदनशील नहीं है। भारत अपनी मंशा लगातार जाहिर कर चुका है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष और मानवीय संकट को लेकर वो खासा गंभीर है। दोस्तों, यहाँ पर ये मैंने वीडियो बनाई, आप इसे देखें और जानकारी लें। बहुत बहुत शुक्रिया।